आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब मूवमेंट जो है ना वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है पहचानने के लिए कि ये चीज़ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट शो करेंगी। सो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है हमारे लिए। आगे देखो यहाँ पे लिखा है एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये बोल रहा है कि एनिमल्स जो हैं और जो हमारे पास प्लांट है ये बहुत ही बड़े रेंज में शो करते हैं मूवमेंट। ठीक है, चलना फिरना बहुत ही बड़े रेंज में हमारे को शो करते हैं। Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement। क्या बोल रहा है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीम होना, मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है बहना। प्रोटोप्लाज्म का बहना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है? ये एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अमीबा के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का वो सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ सिंपली वो मूवमेंट हो रहा है उसके। आगे देखो मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया का मूवमेंट होना। फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। मतलब सीलिया के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, फ्लैजिला के अंदर और टेंटिकल्स के अंदर तुम्हारे को मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्ब, जॉ, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा। देखो क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो हैं वो अपने लिम्स को, जॉ जबड़े को, आईलेट्स को, टंग जबान को, इन सबको क्या कर सकता है? वो मूवमेंट करा सकता है। ठीक है, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। क्या बोल रहा है कि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनसे आपकी प्लेस और लोकेशन क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। ओके, सॉरी। सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सच वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि वो मूवमेंट जो हमारे अकॉर्डिंग हो, डेट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। ओके, और कॉल्ड लोकोमोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमेट्री मूवमेंट। ये क्या बोल रहा है कि चलना हो गया, भागना, चढ़ना और उड़ना, तैरना, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? एक लोकोमेट्री मूवमेंट्स है। लोकोमेट्री स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये क्या बोल रहा है कि लोकोमेट्री स्ट्रक्चर जो है उनको ज़रूरत नहीं है दूसरा काम करने के या दूसरा इफेक्ट शो करने के लिए कि वो मूवमेंट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम, अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट। सीलिया क्या करता है? वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। देखो फूड को साइटोफेरिंग्स के द्वारा ले जाएगा और लोकोमोशन भी शो करेगा सीलिया। ठीक है, एज वेल हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स। हाइड्रा जो है, तुमने हाइड्रा पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि हाइड्रा जो है उसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, वो क्या करेगा? पकड़ेगा अपने प्रे को। एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन, और साथ ही साथ लोकोमोशन भी करेगा। मतलब एक ही चीज़ दो काम करेगी, वो ये बताना चाह रहा है। ठीक है, कि भाई एक ही चीज़ से तुम क्या कर रहे हो? अपना खाना भी खा रहे हो और उसी चीज़ों से तुम चल भी रहे हो। ठीक है, या लोकोमोशन कर रहे हो। वेयर वी यूज़ लिम्ब फॉर चेंजेस इन बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन। क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं कि अपना बॉडी पॉस्चर चेंज करते हैं और साथ ही साथ लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे अपना लिम्ब चेंज करेंगे। एज वेल द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैनॉट बी स्टडी सेपरेटली। ये बोल रहा है कि भाई हमने इतना सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और हम मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, The two may be linked by stating that all locomotion are movement। ये क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है। आगे क्या बोल रहा है? all locomotion are movements। सारे के सारे लोकोमोशंस कैसे हैं? मूवमेंट हैं। बट ऑल मूवमेंट्स और नॉट लोकोमोशन, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है हमारे को कि लोकोमोशंस वो होते हैं, या लोकोमोशन का मतलब ये है कि जब तुम्हारी कोई भी प्लेस चेंज हो या लोकेशन चेंज हो, डेट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मैं मूवमेंट की बात करूँगा तो वहाँ पर तुम्हारी प्लेस चेंज नहीं होगी, लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा? उस एरिया में तुम मूवमेंट करोगे। ठीक है, वो एरिया नहीं छोड़ोगे। तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन का जो है डिफरेंट है। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटाट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। क्या बोल रहा है कि मेथड ऑफ लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म करेगा एनिमल
के हिसाब से कि एनिमल कैसा है और वो कहाँ पे रहता है, उसी के हिसाब से वो तुम्हारे को लोकोमोशन शो करेगा, ठीक है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च फॉर फूड। देखो लोकोमोशन हम भाई कैसे खाना ढूंढते हैं तो लोकोमोशन करते हैं, शेल्टर हमारे को छाँव चाहिए या कोई भी चीज़ रहने के लिए चाहिए तो हम लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। मेड सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स फेवरेबल, ओके, क्लाइमेट कंडीशन और इसके फॉर एनिमीज प्रेडेटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा है कि अगर हमें खाना खाना है या हमें कहीं रहना है या हमें ब्रीडिंग करना है, ठीक है, या हमारे को किसी से बचना है या कहीं से हमें निकलना है तो हम क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। मूवमेंट करोगे तो पकड़े जाओगे, तुम क्या करोगे वहाँ पे लोकोमोशन करोगे। आगे देख लो यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट नेमली एम्यूबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक होता है एम्यूबॉइड, दूसरा होता है सीलियरी मूवमेंट एंड तीसरा होता है मस्कुलर। Some specialized cells in our body like macrophagus and leukocytes in blood, क्या बोल रहा है कि कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जैसे कि मैक्रोफेगस एंड ल्यूकोसाइट्स, WBCs ब्लड एग्जिबिट एम्यूबॉइड मूवमेंट। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है एम्यूबॉइड मूवमेंट, ओके। इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग। इनके अंदर एक सीडोपोडिया हम उसे बोलते हैं जो मतलब झूठे पैर बन रहे हैं, मतलब एक्चुअल में पैर नहीं है वो, लेकिन वो पैर का काम कर रहे हैं तो इसीलिए हम उस चीज़ को बोल देते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग करेंगे, बहेंगे एज इन द अमीबा, अमीबा के अंदर भी ऐसे ही होता है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स द माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व एम्यूबॉइड मूवमेंट। देखो क्या बोल रहा है कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, ये तुमने पढ़े होंगे सेल्स वाले चैप्टर में, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व एम्यूबॉइड मूवमेंट होता है, ओके। आगे देखो सीलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइन्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो सीलियरी मूवमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनल ट्यूबुलर इस ऑर्गन्स होंगे, जो ट्यूब की तरह ऑर्गन्स होंगे उसके अंदर हमारे को सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पे बता रहा है कि सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्राइकिया, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया का कैसा मूवमेंट होगा, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा, मतलब अगर एक सीलिया हिल रहा है तो सारे के सारे सीलिया हिलेंगे अपने आप, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट हो गया। द ट्राइकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे सीलिया है ट्राइकिया के अंदर वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, सम फॉर्जन पार्टिकल्स जो बाहर से आ रखे उनको बाहर फेंकेंगे निकाल के। इनहेल अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, और हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर एयर को जब सांस लेते होंगे तब वो ऐसा करेंगे, जैसे कि तुमने क्या करा, तुमने इनहेल किया तो तुम्हारे जो सीलिया है ट्राइकिया के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो मूवमेंट शो करेंगे कोऑर्डिनेट, और वो डस्ट पार्टिकल्स को और फॉर्जन पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। पासेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। क्या बोल रहा है कि ओवा जो है ना, वो ओवा जो है वो पासेज होगा, मतलब जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, कौन से ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इट इज आल्सो सीलेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। एक ट्यूब है उसके अंदर क्या है, एक ओवा है, एक अंडा है, वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, किसके द्वारा करेगा, सीलियरी मूवमेंट के द्वारा, और वो जो ट्यूब है उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, अब यहाँ पे देख लो हमारे लिम्ब का मूवमेंट कैसे होता है। जिसके जॉ है, अगर तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जो जॉ है वो मूवमेंट करते हैं, लोकेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टंग हो गई, जिसकी जबान देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है मूवमेंट का। जबान जो है ना हमारी एक ही जगह पर रहती है, भाई कोई भी लोकेशन चेंज नहीं करी है, एक्सेट्रा। रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, इनके अंदर मसल्स मूवमेंट होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोको मोशन। ये क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, जिससे क्या होगा, लोकोमोशन होगा। एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो और मूवमेंट होगा साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग में, या हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हमारे को मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर। ये क्या बोल रहा है कि लोकोमोशन है उसको क्या चाहिए, परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड एक्टिवली मस्कुलर स्केलेटन चाहिए हमारे को। देखो मस्कुलर और स्केलेटल और नर्वस सिस्टम ये एक्टिवली चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई सो रहे हैं या सुस्ती आ रही है तो तुम्हारा लोकोमोशन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। इस चैप्टर के अंदर तुम
मसल्स के प्रकार पढ़ोगे, देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का, एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मसल्स। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane। क्या बोल रहा है कि cilia और flagella जो है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ को निकलते हैं, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट, देखो आप क्या बोल रहा है, एक मूवमेंट बता रहा है यहाँ पे, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग, ओके, ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके, स्पर्मेटोजोआ के अंदर फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट कराता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, और साथ ही साथ क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसको, वाटर करंट को, कि वाटर कितना बहना चाहिए उस कैनाल के अंदर। ओके, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना, अगर हम यूग्लिना की बात करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या शो करेगा, यही चीज उसके अंदर एक लोकोमोशन शो करेगी। ओके, मसल्स इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मसल्स क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ऑफ अ मेसोडर्मल ओरिजिन, और इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी पैदाइश कहाँ से हो रही है, मेसोडर्मल से। अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, मतलब तुम्हारा वजन जो है जितना भी है उसमें 40 से 50% मसल्स का वेट होता है, ठीक है। दी हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, और हमारे पास है इलास्टिसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। एक्साइटेबिलिटी, तुम्हारी जो मसल्स है वो एक्साइटेड हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सटेंस हो जाएगी, खिंच जाएगी बहुत ही ज़्यादा, और इलास्टिसिटी भी हो जाएगी, ठीक है। मसल्स हैव been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities। ये क्या बोल रहा है कि मसल्स जो है वो क्लासीफाई कर दिए इन्होंने उसके नाम के हिसाब से कि वो कहाँ पे पाई जा रही है, वो दिखती कैसे है, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से इन्होंने उसको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन देयर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। देखो अलग अलग लोकेशन पाई जा रही है, इसके हिसाब से उन्होंने 3 तरीके की मसल्स यहाँ पे दे रखी है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, या विसरल बोल सकते हैं हम, और तीसरा हमारे पास कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, और हमारे पास कार्डियक मसल्स आ गई। ओके, स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें, आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है कि स्केलेटल मसल जो है वो एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है क्लोजली, बहुत ही करीब से जाके किसके, स्केलेटल से, मतलब वो मसल्स जो तुम्हारे स्केलेटल से जाके जुड़ रही है उस मसल्स को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ओके, दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। देखो क्या बोल रहा है कि हमने क्या करा, उस मसल्स को जब माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखा, रख के देखा, तो उस मसल्स के ऊपर हमारे को कुछ धारियां दिखाई दी, उस धारियों की वजह से हमने उस मसल्स का नाम दे दिया स्ट्राइटेड मसल्स, एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। और साथ ही साथ क्या है, इसके अंदर जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो वॉलेंट्री कंट्रोल देखने को मिल रहा है, मतलब वॉलेंट्री होगा ऑफ द नर्वस सिस्टम के हिसाब से। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, इसीलिए हम इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। वॉलंटरी मसल्स का मतलब हो गया वो मसल्स जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली वर्क करे। मैंने बोल दिया कि मेरे हाथ ऊपर जाना चाहिए तो मेरे हाथ ऊपर जा रहा है, मेरे माइंड के हिसाब से, मेरे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, तो वो मसल्स जो हो गई वो वॉलंटरी हो गई, ठीक है। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमेट्री एक्शन एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो एक्शन होगा वो लोकोमेट्री होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, बॉडी पोस्चर भी बनाएगा, चेंजेस करेगा, ठीक है। कभी तुम टेढ़े बैठे हो, कभी उल्टे बैठे हो, तो वो सारी चीजें वॉलंटरी की वजह से हो रही है, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो वो वॉलंटरी मसल्स की वजह से हो रहा है, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं, हमारे पास है विस्सिरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विस्सिरल ऑर्गन्स। ये क्या बोल रहा है, इनर वॉल अंदर की वॉल्स में होंगे, होलो का मतलब होता है खाली जगह, विस्सिरल ऑर्गन्स, विस्सिरल ऑर्गन में जो खाली जगह होती है वहां पे ये हमारे को मसल्स देखने को मिलती है ऑफ द बॉडी, लाइक द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो तुम्हारे अंदर से खाली होती है, ठीक है, होलो होती है, तो उसकी जो वॉल बनी हुई होगी वो विस्सिरल मसल्स की बनी होगी। या आगे देख लो, तुम्हारे पास दिखा रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन
एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, इसमें कोई भी लाइनें नहीं होती हैं, बिल्कुल ये स्मूथ अपीयरेंस शो करती है, मतलब बिल्कुल चिकना शो करेंगे। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इसीलिए हम इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ओके, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, इसकी जो एक्टिविटी है वो वॉलंटरी नहीं है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि तुमने मान लो खाना खाया और तुम्हारा जैसे एलिमेंट्री का नाम चला गया तो तुम अपने हिसाब से उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। ओके, तो ये नॉन वॉलंटरी हो गया, या इनवॉलंटरी बोलते हैं, सॉरी इनवॉलंटरी बोलते हैं। ओके, ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड और देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, इसीलिए हम ऐसी मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अब इसमें एग्जाम्पल बता रहा है खाने का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स का होना एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा। ओके, तो स्मूथ मसल्स तुम्हारे को बहुत ही अच्छे से अगर समझ में आ गई है और स्केलेटल मसल्स भी समझ में आ गई है तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हो सके तो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, आगे बढ़ते। एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स, अब देखो कार्डियक मसल्स क्या होती है। कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, वो मसल्स जो हार्ट की है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कार्डियक मसल्स। मैनी कार्डियक मसल्स सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स है उसकी मसल्स में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाएगी, ब्रांचिंग पैटर्न होगा टू फॉर्म द कार्डियक मसल्स, जिससे कि क्या बन जाएगा, कार्डियक मसल्स बन जाएंगे बेस्ड ऑन अपीयरेंस, और ये बेस्ड होगी अपीयरेंस के ऊपर। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड, ये कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, मतलब इसके ऊपर लाइनें होती हैं, याद रखना। दे आर इनवॉलंटरी, लेकिन होंगी कैसी, इनवॉलंटरी इन नेचर होंगे, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। तुम यहाँ पे एक चीज सोच लो, यहाँ पे इन्होंने लिख लिया डायरेक्टली, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट को। यही तो बात हो रही है कि एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि डायरेक्टली तुम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी एक्टिविटी, लेकिन इनडायरेक्टली तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत डीप हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं और इनवॉलंटरी होती हैं, और इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते। इंजेक्शन लगा के मैं हार्ट बीट को कंट्रोल कर लूँगा। ठीक है, ओके। Let us examine our skeletal muscles on a detail to understand the structure and mechanism of contraction। क्या बोल रहा है, चलो भाई हम फाड़ छीड़ के देखते हैं कि skeletal muscles किस तरीके से दिखती है और किस तरीके से उसके अंदर मैकेनिज्म होता है या किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ईच ऑर्गेनाइज skeletal muscles in our body is made up of number of muscles bundles। ये क्या बोल रहा है, या फैसिलस, ये बोल रहा है कि हर एक मसल्स जो है अपनी बॉडी की वो मिलके बनी हुई है मसल्स बंडल से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसल्स बंडल्स मिलके क्या बन रही है, मसल्स बन रही है, हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजेनियस कनेक्टिंग टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिका। ओके, तो ये लेयर का नाम याद रखना है कि एक लेयर होती है जो एक दूसरे बंडल को क्या करती है, जोड़ के रखती है, जिसका नाम है फैसिका। ओके, ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स, ये क्या बोल रहा है, ईच मसल्स बंडल जो है ना वो कंटेन करते हैं मसल्स फाइबर्स को। देखो डीपली जा रहे हैं, पहले हमारे को क्या दिखा, हमारे को दिखा स्केलेटल मसल्स दिखे, फिर स्केलेटल मसल्स में मसल्स बंडल्स दिखे। ठीक है, मसल बंडल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं फैसिका से, और मसल बंडल के अंदर हमारे को दिख रहे हैं मसल्स फाइबर्स। ठीक है, ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सर्कोलेमा, हर एक जो हमारी मसल फाइबर है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो जो है ना वो लाइन होगी किसके द्वारा, सर्कोलेमा के द्वारा, इंक्लूजिंग द सर्कोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सर्कोप्लाज्म होगा। मतलब यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या बोल दिया, सर्कोलेमा बोल दिया। ठीक है, नहीं हाँ सर्कोलेमा बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया इन्होंने, सर्कोलेमा बोल दिया, और जो इसके अंदर तुम्हारे को प्लाज्मा प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे सर्कोप्लाज्म। ठीक है, मसल फाइबर इज अ सेंसियम एज द सर्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, मतलब जो मसल्स हैं वो मसल्स फाइबर्स जो है वो कई सारे न्यूक्लियस को मतलब कंटेन करती है, जमा करती है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं सेंसियम बोल देते हैं। ठीक है, एज दी सर्कोप्लाज्म के अंदर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वी नो डैट सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये भी एक सेल की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन इसके नाम इन्होंने सारे के सारे बदल दिए। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने सर्कोलेमा कर दिया है, उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसको इन्होंने सर्कोप्लाज्म कर दिया है, और जैसे कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको यहाँ पे इन्होंने सर्कोप्लाज्मिक कर दिया है। ठीक है,
ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे क्या करता है ये, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कौन, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सर्कोप्लाज्म कॉल्ड म्योफिलामेंट्स। क्या बोल रहा है कि म्योफिलामेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में पैरेलली होते हैं, मतलब एक दूसरे से पैरेलल होंगे, मतलब कट नहीं करेंगे, ठीक है। लाइनें होंगी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से, ऐसा लगता होगा कि एक दूसरे के साथ साथ जा रही है लेकिन कट नहीं कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मियोफिलामेंट बोल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं मियोफाइब्रिल। ओके, मियोफिलामेंट या मियोफाइब्रिल। ईच मियोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। हर एक मियोफाइब्रिल के अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ऑन इट अ डिटेल स्टडी ऑफ मियोफाइब्रिल हैज़ established that the striated appearance is due to disturbance pattern of two important proteins। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि म्यूफैब्रिल में क्या देखने को हमारे को मिल रहा है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब लाइनें वाला लाइनें दिख रही है हमारे को उस पर, ठीक है। वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि उसमें दो प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, एक है एक्टिन और दूसरी है म्योसिन। इसकी वजह से हमारे को वो मसल्स कैसी दिख रही है, स्ट्राइटेड दिख रही है। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, जो हल्का वाला बैंड है वो क्या कंटेन करता है, एक्टिन, और इसी को ही हम बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड, और आइसोट्रॉपिक भी हम इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट बैंड या हम बोल सकते हैं एक्टिन, या हम बोल सकते हैं आई बैंड, या हम बोल सकते हैं आइसोट्रॉपिक, ये सब एक ही नाम है। ओके, बैंड्स वेयर द डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड। ओके, डार्क वाले को हम क्या बोल रहे हैं, ए, या हम बोल सकते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, कंटेन म्योसिन, ये क्या कंटेन करता है, म्योसिन को कंटेन करता है। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटीन है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के तरह अरेंज होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, और हर एक दूसरे से कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, टकराएंगे नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और लंबी लंबी एक्सिस में जाएंगे ऑफ द म्यूफैब्रिल्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट और द थिनर, एक्टिन फिलामेंट कैसी होती है, थिनर होती है, ठीक है, पतली होती है। ओके, इसको राइट करता हूँ। एज कंपेयर टू म्योसिन फिलामेंट, मतलब म्योसिन जो फिलामेंट होगा वो कैसा होगा, थिक होगा। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट, इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं थिक और थिन फिलामेंट भी। रेस्पेक्टली इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। देखो क्या बोल रहा है कि आई बैंड की जो बीच में जगह बच रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। विच बाइसेक्ट इट, जो कटेगी एक दूसरे से। द थिन फिलामेंट्स आर फ्रेमली अटैच टू द जेड लाइन से क्या होगा, वो अटैच होगा। द थिक फिलामेंट मतलब म्योसिन in the A band are also held together in the middle of this band, मतलब ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और बीच में होंगे, ठीक है, इस बैंड के, ऑफ थिन फाइब्रस के बैंड में, ठीक है। मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एम लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू द लेंथ ऑफ द म्यूफैब्रिल। क्या बोल रहा है कि ए बैंड जो है और आई बैंड जो है वो अरेंज है अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द म्यूफैब्रिल, जैसे म्यूफैब्रिल की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग ही ये भी अरेंज है। द प्रोटीन ऑफ द म्यूफैब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, ये क्या बोल रहा है कि जो पोर्शन है म्यूफैब्रिल के बीच में उसको हम बोल रहे हैं जेड लाइन्स, ठीक है। दो सक्सेसिव के बीच में जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन्स। इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड अ सर्कोमियर, और उसी को ही हम फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। और फंक्शनल यूनिट क्या है, अगर मैं बात करूं मसल्स की, तो है सर्कोमियर। ओके, in a resting state the edges of thin filament on either side of thick filament partially overlap। क्या बोल रहा है कि thin filament जो है और जो thick filament है वो partially क्या है, overlap है, मतलब एक दूसरे से आधा आधा चढ़ा हुआ है, ठीक है, चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर। free ends of the thick filament leaving the central part, और बीच का वाला जो पार्ट है वो फ्रीली हो रहा है of thick filament का the central part of the thick filament not overlap by the thin। ये क्या बोल रहा है कि जो thick filament है thin filament से ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं एच जोन। और यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब जरा ध्यान दे लो स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ओके, ड्रॉ ये आ रहा है, तो ये जो लाइन दिख रही है तुम्हारे को, ये है जेड लाइन, ठीक है। ओके, इस लाइन को इन्होंने क्या बोल दिया, जेड लाइन बोल दिया है, ठीक है।
एक जेड लाइन के बीच में जो जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं सर्कोबियर। सर्कोबियर क्या है? एक स्मॉल यूनिट है मसल्स की। ओके, आगे देखो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये है आई बैंड। देखो यहाँ पे ये वाली चीज देखो, ये इतना पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन देखो ये खाली रह रहा ना, यहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं आ रहा, थिनी फिलामेंट है, तो ये हो गया आई बैंड तुम्हारे पास। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आई बैंड है। ओके, आई बैंड आ गया समझ में? ओके गुड। आके यहाँ आगे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब थिन और थिक क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। इसकी जो जगह है उसको हमने बोल दिया ए बैंड, इसको हमने बोल दिया है ए बैंड। ओके, अब यहाँ पे देख लो जो हमारे पास थिक वाला है उसके बीच में जो जगह है उसको हम बोल रहे हैं एच जोन, जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन जो हमारे को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी, ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं यहाँ से हाईलाइट ले लेता हूँ अपना। ओके, ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस। ये बोल रहा है कि जो हमने एक्टिन पढ़ रखा ना, एक्टिन जो थिन फिलामेंट है, जो पतला फिलामेंट है, वो बना हुआ है 2 फिलामेंटस से। 2 फिलामेंट हैं जिसको हमने नाम दिया एफ। 2 फिलामेंटस एक्टिन हेलिकल बॉन्डेड टू ईच अदर, दोनों के दोनों हेलिकली में मतलब घूमते हुए हैं एक दूसरे के। ठीक है, ईच एफ एक्टिन मतलब हर एक एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर। कैसा है? पॉलीमर है ऑफ मोनोमेरिक जी या ग्लोबुलर एक्टिन में। ये बोलना चाह रही है कि हमने क्या करा, बहुत सारे मोनोमेरिक ग्लोबुलर को मिला के क्या बनाया? पॉलीमर बनाया, जिसका हमने नाम दिया है एफ एक्टिन। ओके, 2 फिलामेंटस ऑफ अनदर प्रोटीन, एक यहाँ पे और बता रहा है कि 2 और प्रोटीन है जैसे कि ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन। ये बोल रहा है कि ये भी एफ एक्टिन के जैसे एफ एक्टिन रन कर रही है, उसी के साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी जो है वो रन कर रही है थ्रू आउट इट्स लेंथ। उसकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई हमारी ट्रोपोमायोसिन की भी होगी। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स ही प्रोटीन है, कठोर प्रोटीन है, ठीक है, हार्डेस्ट है, जिसका नाम है ट्रोपोनिन। इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि वो बटी हुई है रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है और वो रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा गैप है किसी में कम गैप है, कैसा है? वो रेगुलर है। ऑन द ट्रोपोमायोसिन, किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। ओके, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट। ये क्या बोल रहा है? अगर रेस्टिंग स्टेट पे है सब यूनिट हमारी, तो ट्रोपोनिन क्या करेगा? वो मास्क का काम करेगा दी एक्टिव बाइंडिंग साइट। जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होगी ना, उसके ऊपर वो एक मास्क की तरह काम करेगा, उसको ढक लेगा, उसको छुपा लेगा। ठीक है, मियोसिन फॉर मियोसिन के लिए, मतलब मियोसिन उस पर ना चिपक जाए, इसलिए वो क्या करेगा? उसके ऊपर मास्क लगा देगा ऑन दी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। तो ट्रोपोनिन जो है वो एक तरीके से मास्क का काम कर रहा है, जिससे क्या होगा? जो मियोसिन है वो भाई अटैच नहीं हो पाएगा एक्टिव बाइंडिंग साइड पे और भाई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ईच मियोसिन थिक फिलामेंटस, ए जो हर एक मियोसिन है वो थिक फिलामेंट का बना हुआ है। इज आल्सो पॉलीमराइज प्रोटीन, और ये भी पॉलीमराइज्ड होती है। ठीक है, प्रोटीन है मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन। अगर मैं एक की बात करूंगा, देखो मियोसिन इज वर्ड पॉलीमर के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर मैं सिंगल की बात करूंगा, सिंगल प्रोटीन की बात करूंगा, तो हम यूज़ करते हैं मीरोमायोसिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट 1 थिक फिलामेंट, जैसे हम एक थिक फिलामेंट बोल सकते हैं। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बोल रहा है हर एक मीरोमायोसिन पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अ ग्लोबुलर, एक कौन सा बता रहा है? ग्लोबुलर हेड, एक हेड है उसमें, विथ अ शॉर्ट आर्म, और शॉर्ट आर्म के साथ है, एंड अ टेल, और एक टेल है। द फॉर्मर बिगिन कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? HMM, हैवी मीरोमायोसिन, एंड द लेटर जो बचा हुआ है द लाइट मीरोमायोसिन, जिसे हम बोलते हैं LMMM। ओके, तो HMM क्या होता है? हैवी मीरोमायोसिन, और LMM क्या होता है? लाइट मीरोमायोसिन। द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट वी नो डेट द हेड एंड शॉर्ट आर्म। देखो हैवी मीरोमायोसिन के अंदर क्या क्या आ रहा है? हेड आ रहा है और हमारे साथ शॉर्ट आर्म आ रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट टूवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस, और एक रेगुलर डिस्टेंस पे होगी, एंड एंगल, और एक रेगुलर एंगल बनाएगी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मियोसिन।
ठीक है, पॉलीमराइज म्यूसिन के साथ, फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस आर्म बोल देते हैं। मतलब हेड को मिला के और शॉर्ट आर्म को मिला के हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव, ग्लोबुलर हेड कैसा है, जो हमारा मीरोमायोसिन का हेड है वो कैसा है, एक एक्टिव की तरह काम करता है, एटीपेज एंजाइम है यहाँ पे, एंड हैज़ बाइंडिंग साइट, और इसकी बाइंडिंग साइट होती है फॉर एटीपी से, एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, और ये एक्टिव हो जाएगा एक्टिन साइड पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पे मैं तुम्हारे को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे को देखने को मिल रहा है एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन जो है वो बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बना है। ठीक है, एफ एक्टिन जो तुम्हारे को दिख रहा है, अभी को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो तुम्हारे को ये सर्कल दिख रहा है ना, ये जो है ये एफ एक्टिन है, पूरा का पूरा इसने क्या बोला है, इसको एफ एक्टिन बोला है। और ये एफ एक्टिन एक एक ग्लोबुलर से मिलके बना है, एक एक सेल से मिलके बना है, देखो ग्लोबुलर, ये देख रहे हो, इससे मिलके हमारा एफ एक्टिन मिला है। ट्रोपोमायोसिन की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन बिल्कुल वैसा ही जाता है या वैसे ही लेंथ पकड़ता है जैसे कि एफ एक्टिन की लेंथ होती है। मतलब जितना बड़ा एफ एक्टिन होगा उतना ही बड़ा हमारे पास ट्रोपोमायोसिन होगा। ओके, अब ट्रोपोनिन की बात करते हैं। ट्रोपोनिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये रेगुलर डिस्टेंस पे होती है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हारे को कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हम बोल सकते हैं 10 mm है, तो अगले वाली जो प्रोटीन की डिस्टेंस होगी वो भी इतनी ही होगी, 10 mm। ओके, तो ये हमारे को ट्रोपोनिन जो है वो रेगुलर डिस्टेंस पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये ट्रोपोनिन जो है वो मास्क का काम करता है। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए, ये क्या करता है, मास्क का काम करता है। और किसके ऊपर मास्क का काम करता है, ट्रोपोमियोसिन के ऊपर, यानी कि ट्रोपोमियोसिन को ये ढक के रखेगा ट्रोपोनिन। ओके, जिससे कि बाइंडिंग ना हो। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बी, जिसका नाम है म्योसिन मोनोमर मीरोमायोसिन। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे को देखने को मिलेगा हेड, और ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हमारे पास बनता है क्रॉस आर्म। ओके, और ये हमारे पास हो जाती है टेल। इतनी बात पता लग गई तुम्हारे को, बिल्कुल एनसीईआरटी वाली, एनसीईआरटी है नॉर्मली। और ये देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये जो साइट है, ये जो हिस्सा है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये जाके क्या करता है, बाइंड करता है एक्टिन से। ओके, यहाँ पे ये जो एक्टिन है इससे जाके ये बाइंड करेगा ट्रोपोनिन को, ये हटा देगा जब ये कैल्शियम देगा। आगे पढ़ेंगे अपना। फिर यहाँ पे बोल रहा है एटीपी बाइंडिंग साइड, और दूसरी जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइड है, जहाँ पे यहाँ पे हम एटीपी देते हैं, एनर्जी का इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे एक्टिव होता है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है। ओके, आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसका मैकेनिज्म कैसे है, अपना उसके बारे में बात करते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट। अगर कोई भी पूछे कि तुम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो तुम बोल सकते हो स्लाइडिंग फिलामेंट के जो थ्योरी है उसको मैं बता के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है। ओके, विच स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल्स फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्लाइडिंग होगी, फिसलन होगी, थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट की फिसल जाएगा किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। ये हम थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, अब यहाँ पे देख लो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई मसल्स कब कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करती है जब हम उसे कोई भी कमांड देते हैं या कोई भी हम उसको सिग्नल भेजते हैं कि अभी हमारे पैर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो हमने एक सिग्नल भेजा। और कहाँ से भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, CNS बोलते हैं जिसको हम। वे अ मोटर न्यूरॉन, या हम बोल सकते हैं एक मोटर न्यूरॉन के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल्स। एक मोटर न्यूरॉन जो है, अगर मसल्स की बात करें, मसल्स फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। यानी कि एक मोटर न्यूरॉन जो है और साथ ही साथ मसल्स फाइबर्स को अगर हम मिला दें, कनेक्टेड कर दें एक दूसरे को, तो वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास एक यूनिट, जिसे हम बोलते हैं अ मोटर यूनिट। ये तुमने अगर देखो नोट्स वोट्स पढ़ रखे हैं किसी के, तो वहाँ पे उन्होंने बताया भी होगा कि इस तरीके से मान लो ये तुम्हारे पास मोटर न्यूरॉन है और यहाँ पे कोई भी मसल्स है, तो इन दोनों के बीच का जो है वो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं अ मोटर यूनिट। ठीक है, ओके, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सर्कोलेमा, ये बोल रहा है
जंक्शन पाया जा रहा बीच में किसके, मोटर न्यूरॉन के और सर्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन पाया जा रहा ऑफ द मसल्स फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे जो जंक्शन पाया जा रहा है इस जंक्शन को अपना बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके, या हम बोल सकते हैं मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरो सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर, सिग्नल रीच करता है किसके द्वारा, एक न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसिटोकोलिन। ये एक केमिकल होता है विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, जो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा इन दी सर्कोलेमा, सर्कोलेमा के अंदर। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स, और ये फैल जाएगा मसल्स के द्वारा फाइबर्स, फाइबर्स के अंदर, एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम, और रिलीज हो जाएगा कैल्शियम आयंस, ओके। देखो इतनी सारी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैल्शियम आयन ही रिलीज होना चाहिए बस। अगर कैल्शियम आयन रिलीज हो गया तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। इनटू द सर्कोप्लाज्म, सर्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम रिलीज कर देंगे। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, और अगर इंक्रीज हो रहा है कैल्शियम लेवल्स, लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ सब यूनिट ट्रोपोनिन। अब कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा एक यूनिट से, ठीक है, एक यूनिट से बाइंड कर जाएगा जिसका नाम है ट्रोपोनिन, जो कि एक प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, एंड देयर बाई रिमूव, और वो क्या करेगी, रिमूव कर देगी द मास्किंग, मास्क को ऑफ एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट है ऑफ मियोसिन के लिए, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कैल्शियम को दे दिया, किसको दिया, ट्रोपोनिन को दिया। अब जब मैंने कैल्शियम को ट्रोपोनिन दे दिया तो ट्रोपोनिन भाई ढीला पड़ जाएगा, ठीक है, अनमास्क कर देगा जहाँ पे एक्टिव साइड होगी, यानी कि वो वहाँ से हट जाएगा। जैसे कि मैं बताऊँ, अगर तुमने किसी को भी रिश्वत दी है, लाइक वैसे ही है, तुमने रिश्वत दी तो वो भाई तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे कि भाई तुमने कैल्शियम की रिश्वत दे दी, हाँ, ट्रोपोनिन को, जब तुमने कैल्शियम की रिश्वत दी तो भाई ट्रोपोनिन हट जाएगा और वो जगह खाली हो जाएगी, एक्टिव साइड हो जाएगी, वहाँ पे मियोसिन क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ओके। आगे देखो, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये क्या बोल रहा है कि हम बाइंड तो करेंगे लेकिन एनर्जी का खर्च करके बनेंगे, एनर्जी को खर्च करके बाइंड करेंगे, अदरवाइज बाइंड नहीं कर सकते। द मियोसिन हेड नाउ बाइंड्स, अब जो मियोसिन का हेड है वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, यानी कि एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा और बनाएगा क्रॉस ब्रिज, एक क्रॉस ब्रिज बना लेगा, ओके। इतनी बात अगर तुम्हारे को सच में समझ में आई तो लाइक करो, और अगर तुम नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। द पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब तुमने ए बैंड पढ़ रखे हैं, ठीक है, द जेड लाइन भी पढ़ रखी है, अटैच दिस एक्टिन। अगर नहीं पढ़ी तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख लो फटाक से, भाई ये दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ इसमें, और इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे ये वाला चैप्टर, तो पहली वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, जहाँ पे मैंने ए बैंड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये शायद आगे आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ओके। देख लो, द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड देयर बाई कॉजिंग अ शॉर्टिंग ऑफ दिस सर्कोमियर। देखो सीधी सीधी बात यह है कि हमारे पास सेंटर में जो लेंथ होती है उसको हम ए बॉन्ड बोलते हैं, और जो इस तरीके की लेंथ होती है ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हारे को, ये तो हो गए थिन फिलामेंट, तुम्हारे पास थिन फिलामेंट हो गए, ओके। और अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ तुम्हारे को, तो जो तुम्हारे पास थिक फिलामेंट होते हैं वो इस तरीके से पाए जाते हैं, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभी हमने जो हमारे पास जेड लाइन है उसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं इधर की तरफ। जब तुम भाई पुल करके इधर की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, जो सर्कोमियर है वो छोटा हो जाएगा। अभी ये इतना बड़ा है और ये थोड़े टाइम बाद ये तुम्हारे को छोटा दिखेगा, बिकॉज क्योंकि तुमने इसको खींच लिया है। समझ में आई बात तुम्हारे को या नहीं आई? देखो ऐसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ओके। ये सर्कोमियर का जो डिस्टेंस ये शॉर्ट हो जाएगा, ओके। वी नो डैट कॉन्ट्रैक्शन इट इज क्लियर, भाई हम समझ गए कि कॉन्ट्रैक्शन इज क्लियर है। आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड जो है ये बात याद रखना कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस होती हैं। आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, आई बैंड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वेयर इज द ए बैंड, अगर हम ए बैंड की बात करेंगे, रिटेन द लेंथ, जैसी लेंथ है वैसी लेंथ रहेगी। द मियोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फोट गोज बैक इट रिलैक्स स्टेट। ये बोल रहा है कि भाई मियोसिन रिलीज जो कर रहा है वो एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट गोज बैक इट रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाएंगे। अ न्यू एटीपी बाइंड, अब एक और एटीपी बाइंड चाहिए एंड दोज क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। और फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज जो है तब टूटेगा जब तुम्हारे पास एक और एटीपी बाइंड बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ये क्या कहना चाह रही है लाइन। आगे देखो, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द म्यूसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। देखो ये बोलना चाह रहा है, ये तुम्हारे पास है स्ट्रक्चर,
ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास म्योसिन का हेड है। ओके, यहाँ पे क्या हमारे पास म्योसिन का हेड है। ये हेड ने क्या बनाया, क्रॉस ब्रिज बनाया। यहाँ पे हमने बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे इस ब्रिज ने, इस म्योसिन हेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया एटीपी का यूज़ करके। ठीक है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये जो था अभी हेड यहाँ पे था तुम्हारे पास, यहाँ पे था अभी हेड लगा हुआ, और ये हेड अभी थोड़ा इधर को मूव कर गया है। ओके, तो यहाँ पे हल्का सा क्या हो रहा है, जो तुम्हारा सर्कोमेयर है पहले के कंपेरिजन में अब थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एटीपी हो गया। अब देखो, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, जब ये टूटने वाली होगा, मतलब ब्रिज टूटने से पहले ये एटीपी बना के तैयार रखेगा। ये बात समझ लो, क्वेश्चन भी आ रखा है नीट के अंदर कि ब्रिज टूटने से पहले एटीपी बनता है या ब्रिज बनने के बाद, मतलब या उसके बाद में बनता है। तो टूटने से पहले एटीपी जो है ना, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बन जाता है, पहले उसके बन जाता है, बाद में ब्रिज टूटता है। ठीक है, वापस से हम ये साइकिल चला सकते हैं, म्योसिन फिलामेंट, एक्टिव फिलामेंट, वापस से हम ये प्रोसेस चला सकते हैं। और ये लाइन तुम्हें पढ़ के भी समझ में आता होगा, आ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। ये बोल रहा है कि एक नई एटीपी बन जाता है, उसके बाद में क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, टूटता है। ओके, और ये साइकिल बार बार चलती रहती है और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है हमारे मसल्स के अंदर। यहाँ पे देख लो तुम डायग्राम, ये रिलैक्स स्टेज है और ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है, और ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। तो भाई रिलैक्स वाली देख लो क्या बोल रहा है। रिलैक्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है पहली चीज़, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम बोल रहे हैं एच जोन। ओके, इस लाइन को हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक लाइन को, या हम इस लाइन को हम बोल रहे हैं, इसको तो फिलहाल इसको हम जेड बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसको हम आई बैंड बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने दिखाया है, इसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आई बैंड है। ओके, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके इस वाले डिस्टेंस, यानी कि हमारे म्योसिन की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ए बैंड। ओके ओके, ये तुम्हारे को समझ में आता होगा कि अभी रिलैक्स स्टेज में है, रिलैक्स में अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, तो भाई हेड वेड लड़े भरे एक दूसरे से। ठीक है, अब इसने क्या करा होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन करा, तो यहाँ पे तुम डिस्टेंस देख रहे हो और यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हो, कितनी कम बची। इसका मतलब जो तुम्हारा पहले वाला सर्कोमियर की डिस्टेंस थी वो इतनी थी, अब देख लो सर्कोमियर की डिस्टेंस जो है वो थोड़ी छोटी हो रही है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो और भी ज़्यादा छोटी हो रही है। ठीक है, लेकिन ए बैंड जो है वो सेम रहेगा, ये बात याद रख लेना, ए बैंड जो है वो सेम रहेगा, आई बैंड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आई बैंड जो है वो कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, देख लो कितना रिड्यूस हो गया यहाँ पे आई बैंड, और एच जोन भी आई थिंक रिड्यूस हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुम ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। और भाई ऐसा टूटना बंधना और स्लाइड होना ये बार बार चलता रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू सर्कुलर प्लाज्मिक क्रिस्टनी रिजल्टिंग। ये बोल रहा है ये जब तक होता रहेगा जब तक तुम कैल्शियम आयन को वापस ना भेज दो सर्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में। ठीक है, इज इन द मास्किंग एक्टिव फिलामेंट। ओके, देखो एक ही काम कर सकते हो, या तो तुम रिलीज करोगे कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में, अगर रिलीज कर रहे हो कैल्शियम को तब भाई कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराना तो कैल्शियम को वापस उसकी जगह पे भेज दो। ठीक है, तब क्या होगा, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बिकम द ओरिजिनल पोजिशन। जो जेड लाइन है वो तुम्हारी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है। वी नो डैट, इसी को हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। द रिएक्शन ऑफ टाइम फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। ये बोल रहा है कि भाई कुछ मसल्स अलग अलग मसल्स हैं, तो उनको अलग अलग टाइम चाहिए अपने रिलैक्स पोजिशन में आने के लिए। ओके, repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid। ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम ज़्यादा मसल्स को क्या कर रहे हो, एक्टिवेशन कर रहे हो, रिपीटेड बार बार कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो, या तुमने बहुत ज़्यादा चल लिया आज, तो तुम्हारे उसमें क्या इकट्ठा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एन एरोबिक ब्रेकडाउन। ठीक है, एनाएरोबिक का मतलब हो गया तुम बिना ऑक्सीजन के यूज़ करके एनर्जी बना रहे हो, डेट इज एनाएरोबिक। ठीक है, ऑफ ग्लाइकोजन
इन देम, ठीक है, ग्लाइकोजन भी होगी, कॉजिंग फटीग, और बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। मसल्स कंटेन अ रेड कलर्ड, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मसल्स जो है वो कैसी होती है, लाल कलर की होती है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग, यानी कि हमारी मसल्स जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करती है, इसकी वजह से हमारे को मसल्स रेड भी दिखने को मिलती है, और साथ ही साथ मियोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी मसल्स लाल दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है पिगमेंट मियोग्लोबिन बोलते हैं हम उसको। अगर हमारी मसल्स रेड कलर की दिखाई दे रही है, लाइक क्लोरोफिल, जैसे लीफ है वो तुम्हारे को कैसी दिखाई दे रही है, ग्रीन दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। इसी तरीके से मसल्स हमारी जो रेड दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि मियोग्लोबिन है। इसी तरीके से हमारा ब्लड जो लाल दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ओके। मियोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, मियोग्लोबिन कंटेंट करता है किसी किसी मसल्स में बहुत ज़्यादा, विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस, जो कि हमारे को रेडिश लाल कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है। सच मसल्स और कॉल्ड रेड फाइबर्स, ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं रेड फाइबर्स, ओके। दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कम होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। देखो सिंपल सी बात यह है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर हाउस है जो कि एटीपी को रिलीज़ करता है या एटीपी को बनाता है। अभी ये क्या बोल रहा है कि मसल्स जो है, मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े कम पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत स्टोर करते हैं, और क्या करते हैं, साथ ही साथ एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एयरोबिक मसल्स, ऐसी मसल्स को हम एयरोबिक मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, सम ऑफ द मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मियोग्लोबिन, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम मियोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एंड देयरफॉर अपीयर पेल और वाइटिश, तुम्हारे को पीली कलर की देखने को मिलेगी या फिर वाइटिश सफ़ेद कलर की देखने को मिलेगी। दीज आर द वाइट फाइबर्स, और वो सारे के सारे वाइट फाइबर्स होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम, अच्छा इसके अंदर कम होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, शायद मैंने उल्टा बोल दिया क्या, उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ओ फ्यू इन देम बट द अमाउंट ऑफ सर्कोप्लाज्मिक, अच्छा ये ज़्यादा होता है, बट द अमाउंट ऑफ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ हाई, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। दे डिपेंड ऑन एनाएरोबिक प्रोसेस ऑफ फॉर एनर्जी, ये क्या बोल रहा है, ये एनाएरोबिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेड मसल्स एनाएरोबिक के ऊपर डिपेंड करती है या एरोबिक के ऊपर, तो तुम्हें बताना चाहिए रेड वाली जो है वो एरोबिक, बिकॉज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर ज़्यादा होते हैं, रेड के अंदर या वाइट वाली मसल्स के अंदर, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस फॉर एनर्जी, ओके। यहाँ पे इससे एक बात और मैं बता दूँ तुम्हारे को, देखो जो रेड मसल्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं थक पाती हैं, लेकिन जो हमारे पास वाइट मसल्स होती हैं वो काफ़ी जल्दी थक जाती हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, समझ रहे हो, इसलिए वो जल्दी थक जाती हैं। लेकिन जो रेड मसल्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, यानी कि एटीपी को ज़्यादा नहीं बनाती हैं, इसलिए वो कम थक पाती हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस होता है, ओके। तो अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है स्केलेटन सिस्टम, और अगर अभी तक तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो तो लाइक मारो यार, लाइक, समझ रहे हो, और भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, थोड़ी बहुत कमेंट कर दिया करो यार, जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाऊँ मैं, हाँ, ओके। स्केलेटल सिस्टम, देखो भाई अभी हमने काफ़ी सारे सिस्टम पढ़े, इससे पहले जो सिस्टम था वो मस्कुलर सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। इसी तरीके से हमारे पास है हड्डियों का सिस्टम जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ये क्या काम करता है, एक फ्रेम देता है, तुम्हारे को आकार देता है, तुम्हारे को शेप देता है। अगर मैं तुम्हारे में से हड्डियाँ निकाल लूँ तो तुम्हारे अंदर कोई भी शेप नहीं बचेगा, समझ रहे, फैल जाओगे। अ फ्यू कार्टिलेजेस, और कुछ कार्टिलेजेस भी होती हैं। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल, इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है किसके अंदर, मूवमेंट करने के अंदर, ठीक है। शोन बाय द बॉडी में। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जा, भाई बिना जबड़ों के तुम कैसे चबा सकते हो क्या, नहीं चबा सकते। एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स, भाई तुम बिना हड्डियों के चल कैसे सकते हो, भाई नहीं चल सकते, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये बोल रहा है बोन और कार्टिलेजेस जो हैं वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हैं। द फॉर्मर हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स, जो भाई ये मैट्रिक्स बन रहा है या ये जो बोन बन रही है वो बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स से मिलके बन रही है, जिसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम साल्ट्स, ओके। इन इट एंड द लेटर हैज़ स्लाइटली प्लेएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रिएटिन साल्ट। अब ये बोल रहा है कि कुछ प्लेएबल होती हैं, स्लाइटली होती हैं, ठीक है, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्ड्रोटिन साल्ट होता है, ठीक है।
इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, 206 हड्डियां होती है हमारे अंदर, ओके, एंड फ्यू कार्टिलेजेस, और इसमें कुछ मतलब कुछ कार्टिलेजेस वाली भी होती हैं, यानी कि वो हड्डियां जो आराम से मोड़ी जा सकें, ठीक है। इट इज़ ग्रुप्ड इंटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन, इसको हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया है, द एक्सियल एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक तो इन्होंने डिवाइजन किया है एक्सियल में, ओके, एक्सिस से, और दूसरा एपेंडिकुलर में, ओके। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, यहाँ बोल सकते हैं एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं ये तुम्हारे को पता होना चाहिए कि इसमें कितनी बोन्स आ रही हैं, 80 बोन आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द स्कल, अब देखो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, मैं राइट से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, स्कल आ रहा है, तुम्हारा खोपड़ी आ रही है, वर्टिब्रल कॉलम्स आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी आ रही है, स्टर्नम आ रही है, रिब्स आ रही हैं, कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये सब कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, एक्सियल स्केलेटन से बिलोंग कर रही हैं। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स, भाई स्कल जो है वो 2 सेट ऑफ बोन से मिलके बना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक क्रेनियल और दूसरा फेशियल। दैट टोटल बोन्स, भाई कितनी होती है, टोटल बोन्स 22 होती हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर्स, भाई जो हमारे खोपड़ी के अंदर हड्डियां वो कितनी है, 8 है। दे फॉर्म दी हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, भाई सिंपल सी बात है कि वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, और बाहर से कोई भी चोट लग रही है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगी। क्रेनियम फॉर द ब्रेन, ओके, क्रेनियम जो है वो ब्रेन के लिए आ रहा है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि चेहरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसानों के लिए, ठीक है। तो चेहरे पर सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होंगी क्योंकि स्मार्टनेस भाई चेहरे से आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ होती हैं, फेस पे होती हैं, और हमारे पास क्रेनियल में 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एलिमेंट विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट, जो कि फ्रंट पार्ट बनाती हैं ऑफ द स्कल का, स्कल के लिए, ओके। अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड, देखो एक बोन होती है यू शेप्ड की, अपनों ने सी शेप्ड पढ़ा था, ड्यूडेनम इज अ सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। अब अपना पढ़ रहा है यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड बोन, ठीक है, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, और भाई इसको हम इंक्लूड किस में कर रहे हैं, स्कल के अंदर कर रहे हैं। ये बात दिमाग में ठान लो, समझ लो कि स्कल में हम हायोइड बोन को भी ले रहे हैं, ठीक है। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टिनी बोन्स, ये बोल रहा है कि हर एक कान के अंदर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बोन्स होती हैं जिनका नाम है मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ओके, जिसको हम मिस से भी याद रखते हैं, MIS, मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, कलेक्टिवली कॉल्ड एयर ऑसिकल्स, इसी को हम एयर ऑसिकल्स भी बोल सकते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द, ऊपर वाले रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल, देखो 2 ऑक्सीपिटल होते हैं हमारे पास, एंड कोटाइल्डन्स, देखो डाइकोटाइलिक स्कल बोलते हैं क्योंकि जो तुम्हारे पास खोपड़ी है ना, वो उसके 2 हिस्से निकलते हैं। मैं तुम्हारे को स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता, नोट्स में तुमने शायद पढ़े होंगे इस तरीके से, एक और एक, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली जो हिस्सा है, ये बोल रहा है डाइकोंडेलिक, ठीक है, स्कल बोलते हैं हम। ऐसे खट खट जाके मुड़ेगा 180 डिग्री से, 360 पे नहीं मुड़ सकते बिकॉज ऑफ इसके वजह से, ठीक है। ऑक्सीपिटल और कॉन्डलेस और वर्टिब्रल कॉलम, अब हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियल अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री, ओके। 26 बोल रहा है, सीरियली होती हैं, अरेंज होती हैं, जिसको हम वर्टिब्रल होते हैं। इस डोर्सली प्लेस्ड, कहाँ पे होती हैं, पीछे की तरफ होती हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, एक्सटेंड कहाँ से निकलती हैं, स्कल से निकलती हैं। एंड कंस्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क फॉर द ट्रंक, और ये भाई इनका मेन काम क्या है, तुम्हारे को आकार देना, तुम्हारे को एक ढांचा देना। ईच वर्टिब्रा हैज सेंट्रल होलो पोर्शन, ये बोल रहा है हर एक वर्टिब्रा के अंदर बीच में एक होलो पोर्शन होगा, खाली जगह होगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल, जिससे न्यूरॉन्स जाते हैं, ठीक है। थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेज, जहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, पहली वर्टिब्रा का नाम क्या है, एटलस है, ओके। क्या है पहली वर्टिब्रा का नाम, एटलस, ओके। एंड इट्स आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल, और ये आर्टिकुलेट्स करती है, घूमती है किसके ऊपर, ऑक्सीपिटल कॉन्डलाइस के ऊपर, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इन डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, इसको हमने और तोड़ दिया है और डिफरेंशिएट कर दिया है, सर्वाइकल में, थोरेसिक, लंबर में, और स्क्लेरा
या हम बोल सकते हैं स्क्लेरल जो है वो एक होती है फ्यूज, और कॉलिकेशन वो भी एक बनती है फ्यूज करके। एक्चुअल में ये चार या शायद 3 होती हैं, आगे अगर दिया होगा तो मैं बताऊंगा तुम्हारे को। तो हमारी जो है ना वो वर्टिब्रे को हमने डिवाइड कर दिया है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, स्क्लेरल और कोकेजियल, ठीक है। ये सब फ्यूज करके एक एक बनती हैं, ठीक है। ओके, रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, और स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्कल से। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, कितने हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा? कितने हैं? 7 है। सर्वाइकल जो गर्दन से आ रही है तुम्हारी हड्डियाँ, ठीक है, वो 7 है। इन ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर मेमल्स में ये वाली जो हड्डी है वो पाई ही जाती है, और ह्यूमंस में तो है ही। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, भाई तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, वर्टिब्रिय बैकबोन है, वो क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को या न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये सपोर्ट करती है, हेड से निकलती है और पॉइंट टू अटैचमेंट और रिब्स से जाके जुड़ जाती है। ऐसा ही होता है ना स्ट्रक्चर कि भाई तुम्हारी बैकबोन से रिब्स निकल रही हैं, आगे जाके जुड़ती जा रही हैं। कहाँ पे जुड़ रही हैं? स्टर्नम पे, ठीक है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। स्टर्नम कैसी बोन है? एक फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। वेंट्रली होती हैं, आगे की तरफ होती है, बीच में पाई जाती है थोरेक्स की तरफ, ठीक है। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 जोड़ी तुम्हारे पास क्या होती हैं? पसलियाँ होती हैं। ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन, भाई हर एक पसली तुम्हारी जो है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, कनेक्टेड डॉर्सली, और डॉर्सली कनेक्टेड होंगी टू द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि अभी अपने पढ़ा, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, और वेंट्रली स्टर्नम के द्वारा कनेक्टेड होंगी रिब्स। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड इज हैंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। और इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इसके 2 आर्टिकुलेशन होते हैं। 2 आर्टिकुलेशन का मतलब होता है, जैसे कि मैं तुम्हारे को अगर शो करूँ, तुम्हारी जो रिब्स है वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, पीछे की तरफ, तो इसके 2 वो निकले हुए होंगे, एक और एक, ये 2, ये आर्टिकुलेशन है। लेकिन तुम समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? आई डोंट नो, पता नहीं क्या समझ रहे हो। ये आर्टिकुलेशन है, तुमने नोट्स पढ़ रखे होंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तुम गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो बाइसेफेलिक होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ कहाँ गया? फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स और कॉल्ड ट्रू रिब्स, मतलब जो 7 पेयर है, 7 जोड़ी 7 दूरी 14 जो रिब्स है तुम्हारे पास, वो कैसी हैं? ट्रू रिब्स हैं, डॉर्सली, ठीक है। दे आर अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्री और वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। ये भाई डॉर्सली कनेक्टेड होती है वेंट्रली स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस। और किसकी मदद से जुड़ी हुई हो रही हैं? हाइलिन कार्टिलेजेस से। जैसे कि आप तुम्हारे को व्हाइट कलर का तुम्हारे को दिखता होगा, ये हाइलिन कार्टिलेजेस है, ठीक है। द 8th और 9th एंड 10th, इसको हम रेड से कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन यहीं से खेल बनता है। 8th और 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, ये भाई डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती हैं विद द स्टर्नम, यानी कि सीधे सीधे नहीं जुड़ती हैं स्टर्नम से आके, बट ज्वाइन द 7th रिब, आके सबके सब कहाँ जुड़ जाएंगी? 7th रिब पे। 8वीं 9वीं 10वां जो जोड़ा है वो कहाँ आके जुड़ जाता है? 7वें जोड़े पे आके जुड़ जाएगा रिब्स के, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रो कंट्रोल, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्टिब्रो कंट्रोल बोल सकते हैं, यानी कि हम फॉल्स रिब्स भी बोल सकते हैं। वर्टिब्रो कंट्रोल रिब्स या फॉल्स रिब्स भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइन नहीं है, ओके। आगे देखो, लास्ट 2 पेयर्स, जो लास्ट की 2 पेयर बचे हैं ना, 11th और 12th, क्योंकि हमें पूरी 24 करना है ना पसलियाँ, तो अभी 11वीं और 12वीं बची हुई है जोड़े। ऑफ द रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग। ये भाई कनेक्टेड ही नहीं होती हैं, समझ रहे हो? वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं होती हैं सामने, मतलब स्टर्नम की तरफ से जुड़ी भी नहीं होती हैं, लेकिन वर्टिब्रा से ज़रूर निकल के आती हैं, ठीक है। कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ऐसे रिब्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। ये बोल रहा है थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स स्टर्नम मिला के क्या बनता है? एक रिब केज बनता है, एक ये रिब केज बनता है। इसमें क्या क्या आ रहा है? ये तुम्हारे पास स्टर्नम आ रही है, ये पसलियाँ आ रही हैं, पीछे इसके वर्टिब्रल कॉलम है, इन सबको मिला के एक रिब केज बन रहा है, ओके यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। द बोन्स ऑफ द लिम्ब अलॉन्ग विद द गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये बोल रहा है कि भाई अभी हमने एक्सियल वाला पढ़ लिया है, अब अपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या आ रहा है? देखो, बोन्स लिम्ब अलॉन्ग विद द गर्डल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटर बोल रहे हैं। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हर एक जो हिस्सा है तुम्हारा लिम्ब का साइडों से, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर जो हड्डियाँ आ रही हैं वो 30 हड्डियाँ आ रही हैं, 30 बोन आ रही हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड 4 लिम्ब,
अभी बोल रहा है हैंड के अंदर 4 लिम्ब है, ठीक है, और यहाँ पे नाम दिया इसने ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। wrist बोन 8 इन नंबर्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे इससे नाम दिए हैं कि भाई जो हमारे पास 30 बोन आ रही है उनके नाम भी तो होना चाहिए, तो 30 बोन यहाँ पे ये गिनवा देगा, यही तो लिम्ब है ना भाई, ये लिम्ब एक है लिम्ब, ओके। इसी तरीके से एक और होगा, लेफ्ट राइट राइट 2 लिम्ब हो गए ना, तो दोनों लिम्ब में 30 होती है बोन्स। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ह्यूमरस हो गई तुम्हारे पास, ओके, ये हमारे पास ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, गुड, अल्लाह हो गई। रेडियस को हम ऐसे याद रखते हैं कि रेडियस जो है वो थंब के साइड में आती है रेडियस, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर हमारे पास कार्पल हो गई, ओके गुड। फिर हमारे पास मेटाकार्पल हो गई, फिर हमारे पास फेलेंजेस हो गई, ओके। यही बता रहा है यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है, wrist बोन्स 8 इन नंबर, ओके, 8 होती हैं ये नंबर में, ये वाली जो बोन होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बोन होती है 8 होती हैं, ओके। आगे देखो पाल्म बोन्स 5, वो 5 होती हैं भाई, जो तुम्हारी हथेली है, तुम्हारी हथेली है। फेलेंजेस डिजिट 14, फेलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं, गिन लेना, ठीक है। ये बोल रहा है फेलेंजेस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, याद रखना अंगूठे में 2 आते हैं फ्लेंजेस, तो 14 होते हैं। फीमर, अब ये पैर पे पहुंच गया भाई, हाथ से सीधे। फीमर थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी बोन है। टीबिया एंड फेबुला टार्सला, ओके, ये बोल रहा है टीबिया होती है, फेबुला होती है और टार्सल्स होते हैं। एंकल बोन 7 इन नंबर, 7 होते हैं। मेटाटार्सल 5 इन नंबर, फेलेंजेस वापस से 14 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 8 थे, यहाँ पे 8 थे, देखो ये है 8, ओके। इसको मैं थोड़ा और कलर से अगर दिखाऊँ तुम्हारे को तो देखो 8 इन नंबर थे, यहाँ पे 7 इन नंबर है, बस ये याद रखना है। इसका एक कम हो रहा है तो इसका मतलब ये एक कहीं और जाता होगा, ठीक है। अब देखो कहाँ जा रहा है। बोन्स ऑफ द लेग्स हिंड लिम्ब, अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला, एक कप की तरह शेप्ड होता है जिसका नाम हमने पटेला रखा है। कवर द नी वेंट्रली, नी कप, ठीक है, कवर करता है नी को, नी कप के द्वारा, वेंट्रली आगे की तरफ से, ठीक है। जो ये एक हड्डी बन जाती है, तो 7 ये और ये 8, ठीक है, 8 हो जाएंगे। फिर ये हमारे पैर में भी 30 बोन्स हो जाएंगी। इतनी बात तुम्हारे को क्लियर हुई? क्लियर हुई या नहीं हुई, कमेंट में बताओ यार। ओके, आगे देखो, पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल्स, पेक्टोरल्स और पेल्विक गडल बोन्स क्या होती हैं, देख लो। हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब, ये बोल रहा है कि अपर और लोअर लिम्ब को चलाने वाली जो हड्डियां हैं वो पेल्विक गडल या हम पेक्टोरल बोल सकते हैं, रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ईच गडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हेल्प्स, देखो ये क्या बोल रहा है कि हर एक गडल्स के 2 हाफ है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गडल्स कंसिस्ट ऑफ कैल्विकल एंड स्कैपुला, देखो अभी क्या बोल रहा है, स्कैपुला बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कैल्विकल और स्कैपुला, जिनके द्वारा हमारा पूरा का पूरा लिम्ब मूव करेगा। ये इन्हीं के वजह से हमारा का पूरा लिम्ब मूव कर रहा है। कैल्विकल इज अ कॉलर बोन भी बोलते हैं, या मैं बोल सकता हूँ स्मार्टेस्ट बोन होती है, ऐसा होता है शायद, या फैंसी बोन बोलते हैं, इससे थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। कैल्विकल हो गया, या हम बोल सकते हैं स्कैपुला हो गया, ठीक है। ये जो है ये दोनों के दोनों लिम्ब को मूवमेंट कराने में काम आते हैं। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन, ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास स्कैपुला ये कैसे होता है, ट्रायंगुलर फ्लैट होता है, चपटा होता है, सिचुएटेड डॉर्सल, पीछे की तरफ होता है भाई, छू के देखो, ऑफ द थोरेक्स की तरफ, बिटवीन द सेकेंड एंड द 7th रिब्स, देखो सेकेंड थोरेक्स होगा और 7वीं हड्डी होगी। भाई मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, देखो सेकेंड क्या बोला था इसने, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड आएगा तुम्हारे पास थोरेक्स, सेकेंड होगा थोरेसिक वर्टिब्री, और जो रिब्स आएंगी वो इसमें कितनी आएंगी, 7 रिब्स आएंगी, ठीक है, 7th रिब्स तक आएगा। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिजिड कॉल्ड द स्पाइन, और उसके पीछे एक स्पाइन होता है। स्पाइन में कैसे शो करूँ तुम्हें, स्पाइन में शो नहीं कर सकता बिकॉज क्या बताऊँ मैं तुम्हारे को, स्कैपुला आई थिंक स्कैपुला इस तरीके से है, और इससे एक जो हड्डी निकल के जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इससे एक हड्डी निकल रही है, उसी को ये बोल रहा है, ठीक है। स्पाइन विच प्रोजेक्ट एट द फ्लैट एक्सपेंड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोमियन बोल रहे हैं। द कैल्विकल आर्टिकुलेट विथ थिस, बिलो द एक्रोमियन इज डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये ऐसे करके जाएगी तो यहाँ पे ये वाली जो हड्डी है तुम्हारे को ये दिखती होगी, ये वाली जो हड्डी है इसको बोल रहा है एक्रोमियन,
ठीक है। द कैल्विकल आर्टिकुलेट विद दिस बिलो द एक्रोमियन इज डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी। कहाँ जाके खुलती है? एक ग्लेनोइड कैविटी की तरफ जाके खुलती है। ओके, एक्रोनियम। इतनी बात तुम्हारे को क्लियर हो रही है या कंफ्यूज हो रहे हो? ओके, ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड घुसा हुआ होता है, टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट, जो कि एक ज्वाइंट बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर ज्वाइंट। ईच कैल्विकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन। हर एक कैल्विकल कैसा होता है? ये वाली बोन, ये वाली हड्डी बात कर रहा है कैल्विकल की, एक सिलेंडर की तरह होती है, ठीक है। बोन विथ टू कर्वेचर, इसके अंदर दो कर्वेचर होते हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम पेल्विक गडल। पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। इसके अंदर दो कॉक्सल बोन आती हैं। ईच कॉक्सल बोन इज फाउंड बाय द फिशर ऑफ 3 बोन। देखो मैं बोल रहा था ना 3 या 4 होते हैं शायद, तो ये वो बता रहा है कि 3 बोन्स से फ्यूज होकर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? कॉक्सल बोन। इलियम, इसिकम एंड प्यूबिस। ये बात याद रखना, इलियम में कौन सी स्पेलिंग है? ओके, ग्रीन कर देता हूँ मैं इसे, यहाँ पे आई आ रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम में ई आएगा। ओके, तो 3 बोन से मिलकर बनती है कॉक्सल बोन, ठीक है। इलियम, इस्कम और प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन्स इज द कैविटी। उसके बीच में एक कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं हम उसको? एसिटाबुलम। टू विच द थाई बोन्स आर्टिकुलेट। जहाँ पे तुम्हारी थाई बोन है यानी कि फीमर है, वो जाके उसमें घुस जाती है एसिटाबुलम में। ओके, द 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फेसिस। दोनों के दोनों जब पेल्विक गडल मीट करते हैं तो एक चीज़ बनाते हैं वेंट्रली, जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस, कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेजस। क्या कंटेन करता है? फाइब्रस कार्टिलेजस को कंटेन करता है। ये बात याद रख लेना कि जब दो पेल्विक मीट करते हैं, ठीक है, पेल्विक गडल मीट करते हैं एक दूसरे से, तो क्या बनता है? प्यूबिक सिम्फेसिस बनता है, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेजस का जो होता है। क्लियर हुआ? पेल्विक गडल जो है वो फीमेल के अंदर ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और मेल के अंदर कैसा होता है? लाइट होता है, हल्का होता है। समझ में आया? ओके, ज्वाइंट की बात करते हैं। ज्वाइंट आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन। देखो भाई, ज्वाइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं बिना कोई एक्सेप्शन के। ज्वाइंट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स। भाई ये वही है ना कि एक दूसरी बोन एक दूसरे ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, उसी को हम ज्वाइंट बोल रहे हैं। और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, या ऐसा हो सकता है कि बोन और कार्टिलेजेस ज्वाइन होते हों। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज कॉज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू ज्वाइंट वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फ्लूक्रम। ये क्या बोल रहा है भाई? हमने क्या करा? मसल्स को फोर्स लगाया तो एक ज्वाइंट दूसरी जगह चला गया उठकर, ठीक है। द मूवेबिलिटी एट दिस ज्वाइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। भाई मूवेबिलिटी जो है ना वो वेरी करता है अलग अलग फैक्टर पे, अलग अलग तरीकों पे, अलग अलग हिस्से पे। ज्वाइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजस एंड साइनोवियल। ये बोल रहा है कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, अलग अलग नामों से, फाइब्रस, कार्टिलेजस और साइनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो मूवमेंट नहीं शो करता। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रेनियम। तुम्हारा जो सिर की खोपड़ी है ना, उसमें जो ज्वाइंट होता है वो फाइब्रस ज्वाइंट होता है, और फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है। आगे देखो, इन कार्टिलेजस ज्वाइंट द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजस। इसके अंदर जो ज्वाइंट बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा? कार्टिलेजस की मदद से बनेगा। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ द पैटर्न एंड इट्स परमिटेड लिमिटेड मूवमेंट। देखो कार्टिलेजस जो बन रहा है उसके अंदर जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होगा। जैसे कि तुम्हारी बैकबोन है, बैकबोन के अंदर क्या होता है? एक डिस्क पड़ी हुई होती है जो कार्टिलेजस की बनी हुई होती है, ठीक है, और वो जो मूवमेंट शो करती है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है मूवमेंट उसके अंदर। इतनी बात समझ में आई? ओके, इतनी बात समझ में आई तुम्हारे को? फाइब्रस ज्वाइंट क्रेनियम के अंदर, कार्टिलेजस ज्वाइंट वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर। ओके, Synovial joint are characterized by the presence of fluid filled synovial cavity. Synovial joint हमने इस तरीके से करेक्टर कर रखा है, इस तरीके से अलग कर रखा है। क्यों? क्योंकि synovial cavity के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ होना चाहिए, कोई तरल पदार्थ भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, दोनों सरफेसों के बीच में, यानी कि जैसे कि ह्यूमरस है तुम्हारे पास और उसके बीच में जिसमें वो लग रहा है उसका हेड, उसके बीच में
फ्लूइड भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जॉइंट को हमने बोल दिया सैनोवियल जॉइंट। ऑफ द टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में सच एन अरेंजमेंट आल्सो कंसिडरेबल मूवमेंट, और हम भाई कंसिडरेबल भी करते हैं मूवमेंट। दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन, ऐसे जॉइंट लोकोमोशन कराते हैं। एंड मैनी अदर मूवमेंट, और भाई बहुत सारे मूवमेंट भी कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, बोल दिया उसने, पेक्टोरल गडल, ठीक है। हिंज जॉइंट तुम्हारा नी के अंदर होता है, जो तुम 90 डिग्री के एंगल से घुमा सकते हो, हिंज जॉइंट पैर को, ठीक है। पेविट जॉइंट बिटवीन एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, तुम्हारी गर्दन के बीच में जो मूवमेंट है इधर उधर देखने का, कभी राइट देख रहे हो कभी लेफ्ट देख रहे हो, वो सैनिवियल की वजह से, और सैनिवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। ग्लेडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल, ठीक है, ग्लेडिंग घिसता हुआ ऐसा जॉइंट होता है ना, तो वो कार्पल में होता है। सेडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल, सेडल जॉइंट किस में होता है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। ऑफ थंब आर सम एग्जाम्पल्स, ओके, ये वो उसने बता दिया, सैनिवियल के एग्जाम्पल भी बता दी कि सैनिवियल जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट आ रहे हैं। ये जॉइंट तुम्हारे को बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा करीब है, ओके। डिसऑर्डर मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, भाई अभी हमारी मसल सही सा काम ना करके कुछ हरकतें कर रही है, कुछ और उठपटांग से काम कर रही है, तो उसी को हमने बोल दिया डिसऑर्डर। मैस्थेनिया ग्रेविस, भाई यहाँ पे तुम्हारे को लग रहा है कि कोई कबर खुद गई है किसी की। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर अफेक्टिंग, ये बात याद रख लेना, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है मैस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। ग्रेविस ग्रेवियार्ड होता है ना, ऐसे तुम याद रख सकते हो, कबर से ही आ रहा हमारे को, माँ बाप से ही आ रहा है, ठीक है। ऑटो इम्यूनो होता है, ठीक है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। देखो अपने आप होगा ये इम्यूनो डिसऑर्डर, इसमें तुम थक जाओगे, ठीक है, पैरालिसिस भी हो जाएगा, ओके, और कमजोरी भी आएगी बहुत ज़्यादा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बात याद रख लेना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, याद रख लेना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स का डिस्ट्रॉय होना या मसल्स का डीजनरेट होना, स्केलेटल मसल्स का, ठीक है, वैसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। टेटनी रैपिड स्पैज्म, भाई टेटनी का मतलब क्या होता है, टेटनिस हो जाना, यानी कि यार बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, या हम बोल सकते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जंगली जानवरों की तरह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स के अंदर ड्यू टू लो कैल्शियम, या तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, वैसे को हम बोल रहे हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इन बॉडी फ्लूइड के अंदर। और अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट के अंदर सूजन आ जाना, अर्थराइटिस कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, करेक्टर डिक्रीज बोन्स क्या होने लगेंगे, इसमें बोन का मास जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। एंड इंक्रीज इन चांसेस ऑफ फ्रैक्चर के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन अ कॉमन कॉज, और ये ज़्यादातर फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। देखो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, पोरोसिस का मतलब होता है छेद होना, तो हड्डियों के अंदर अगर छेद हो रहे हैं तो तुम समझ जाओ कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और हड्डियों के अंदर छेद होंगे तो बोन बहुत जल्दी फ्रैक्चर होगी, ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा कम निकल रहा है। गॉट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड और क्रिस्टल, ठीक है। गॉट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट का और एक्युमुलेशन हो जाएगा यूरिक एसिड का, या हम बोल सकते हैं क्रिस्टल्स का, उसके अंदर कड़म कड़म कुछ हो जाएगा ना, क्रिस्टल्स आ जाना, तो समझ में आ रहा है क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, तो वो अगर हो रहा है जॉइंट के बीच में, या यूरिक एसिड फंस रहा है जॉइंटों के बीच में, तो तुम्हारे को इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट में, ठीक है, उसको उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं गॉट। सो फाइनली हमारा ये वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है, सही बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है। जाओ भाई कमेंट बॉक्स को भर दो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अब देखो नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।